नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। और मेरा नाम है करण। तो आज के इस वीडियो से हम लोग क्लास क्लास 11th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन का, इसका न्यू कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि सेशन 2023 और 24 के लिए होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में आपको क्लास 11th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन का, इसका चैप्टर जो पहला है शारीरिक शिक्षा में बदलती प्रवृत्तियां और कैरियर, ये जो चैप्टर है ये आज मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूं, जो कि सेशन 2023 और 24 के लिए होने वाला है। यानी कि जो आपका न्यू सेशन है 2023 और 24 का, उसके अनुसार जो आपका न्यू सिलेबस है और उसके अनुसार जो आपका चैप्टर है शारीरिक शिक्षा में बदलती प्रवृत्तियां और कैरियर, ये आज के इस वीडियो में आपको कराने वाला हूँ। चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है शारीरिक शिक्षा का अर्थ। आखिर जो ये शारीरिक शिक्षा है हमारा, इसका मतलब क्या होता है वो समझते हैं पहले। देखो, तो शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा देने के प्रयास को शारीरिक शिक्षा कहते हैं। ठीक है, मान लो कोई भी हमारी शारीरिक गतिविधि है, उसके माध्यम से जो हम शिक्षा देते हैं उसको हम शारीरिक शिक्षा कहते हैं। जैसे मान लो आप योगा करते हो, ठीक है, जैसे मान लो आप योगा करते हो, ठीक है, आप योगा करते हो, तो ये भी एक शारीरिक शिक्षा है। आप जब योगा, मान लो आपके जो टीचर हैं वो आपको योगा सिखा रहे हैं, तो आपको शरीर की जो शिक्षा है वही दे रहे हैं ना, शरीर के बारे में बता रहे हैं कि आप किस प्रकार से योगा करके स्वस्थ रह सकते हो। तो उसी को कहते हैं शारीरिक शिक्षा। ठीक है, मतलब देखो, आप अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए शारीरिक शिक्षा का अर्थ क्या, तो आपको बताना है कि शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा देने के प्रयास को शारीरिक शिक्षा कहते हैं। ठीक है, देखो मतलब देखो, शारीरिक यानी शरीर हमारा हो गया। आपको मैं और आसान भाषा में समझाता हूँ। शारीरिक यानी शरीर, शिक्षा यानी जो हम शिक्षा देते हैं। ठीक है, तो शरीर के बारे में जो भी शिक्षा मिलती है उसको हम कहते हैं शारीरिक शिक्षा। ठीक है, और आपको ये परिभाषा याद रखनी है कि शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा देने के प्रयास को शारीरिक शिक्षा कहते हैं। अब हम समझते हैं कि शारीरिक जो हमारा शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है। ठीक है, जो हमारा शारीरिक शिक्षा है उसका लक्ष्य क्या है। देखो, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। जो शारीरिक शिक्षा है उसका लक्ष्य है कि व्यक्ति जो है उसका सर्वांगीण, देखो सर्वांगीण का मतलब होता है सभी प्रकार से व्यक्ति का विकास हो सके। देखो, शारीरिक शिक्षा का मतलब हम समझा शरीर के जो शारीरिक गतिविधि है उसके माध्यम से जो शिक्षा देने का प्रयास को शारीरिक शिक्षा कहते हैं। ठीक है, तो देखो, जब हमें शारीरिक शिक्षा नहीं, जब हम शरीर के बारे में ज्ञान होगा, किस प्रकार से हम स्वस्थ रह सकते हैं, किस प्रकार से हमें खाना खाना चाहिए, किस प्रकार से हमें रहना चाहिए, जब हमें सब ये ज्ञान होगा तो हम जो है अपना जीवन अच्छे से जी पाएंगे। तो इसका लक्ष्य क्या होता है, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, सर्वांगीण में मतलब देखो, शारीरिक विकास, व्यक्ति यदि शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के पास रहेगी शारीरिक शिक्षा तो उसका शारीरिक विकास होगा। ठीक है, मानसिक विकास, उसका मानसिक विकास होगा। दूसरा सामाजिक विकास, यदि व्यक्ति शिक्षित रहेगा, शारीरिक शिक्षा उसको अंदर रहेगी तो समाज का भी विकास होगा। और चौथा जो हमारा भावनात्मक विकास, तो व्यक्ति की जो भावना है उसमें भी विकास होगा। ठीक है, तो ये था हमारा शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य। आप समझते हैं हम खेल सतह। ठीक है, आपको वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है। मैं आपको पूरा चैप्टर बिल्कुल आसान भाषा में समझा दूंगा, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, पूरा आखिर तक देखें ताकि आपको चैप्टर पूरा समझ में आ जाए। आप समझते हैं खेल सतह। ठीक है, तो देखो, खेल सतह दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्राकृतिक सतह और दूसरा कृत्रिम सतह। ठीक है, देखो प्राकृतिक सतह में क्या होता है, मिट्टी, जो आप जानते हो। जो खेल सतह यानी जो खेल का जो ग्राउंड होता है वो किस प्रकार से होता है, दो प्रकार का होता है, पहला प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम। प्राकृतिक में हमारा आता है मिट्टी, घास, जानते हो जो प्राकृतिक होता है, जो नेचुरल होते हैं, उसमें मिट्टी होगी, घास होगी और लकड़ी का मैदान होता है। ठीक है, ये प्राकृतिक होता है, ये नेचुरल होता है। ठीक है, अब आता है कृत्रिम सतह, स्टैटिक घास, मैट, इसके अंदर आता है हमारा स्टैटिक ट्रैक होता है, डामर होता है और सिंडर ट्रैक होता है। ठीक है, ये होता है हमारा कृत्रिम सतह में। ठीक है, अब हम समझते हैं कृत्रिम सतह के बारे में। देखो, तो कृत्रिम सतह 1966 में प्रमुखता से पहली बार एस्ट्रोडेम टेक्सास यानी यूएस में उपयोग में लाई गई। ठीक है, आपको ये सब डेट जो है, जो भी तारीख आ रही है, उसको आपको ध्यान में रखना है कब क्या बात है। ठीक है, तो देखो, सिंथेटिक घास, मैद इत्यादि के महत्व व फायदों को देखते हुए आज हर खेल की वैश्विक संघ समिति द्वारा यह मान्यता प्राप्त है। जो वैश्विक संघ समिति है उसके द्वारा यह मान्यता प्राप्त है। नीचे दिए गए अंतर में द्वारा हम देखो, नीचे दिए गए अंतर के द्वारा हम कृत्रिम सतह व प्राकृतिक से कृत्रिम सतह में बदलाव की धारणा व उपयोगिता समझ सकते हैं। ठीक है, आपसे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कि प्राकृतिक सतह और कृत्रिम सतह में क्या क्या अंतर है। ठीक है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्राकृतिक सतह और कृत्रिम सतह में क्या क्या अंतर है, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, देखो स्थायित्व कम समय के लिए, जो प्राकृतिक होता है वो कम समय के लिए होता है। ठीक है, जो ग्राउंड होता है, ठीक है, वो कम समय के लिए होता है, प्राकृतिक होता है। रख रखाव की लागत अधिक आती है। जल निकासी जटिल होती है, क्योंकि आपको पता है प्राकृतिक में बहुत ज्यादा वो जल निकासी जटिल होती है। पानी की जरूरत अधिक होती है प्राकृतिक में। उपयोग विराम की जरूरत होती है। ठीक है, और बरसात का प्रभाव इस पर क्या पड़ता है, अधिक है। बरसात का जो प्रभाव पड़ता है इस पर बहुत ज्यादा पड़ता है और अधिक, और उसमें अधिक, देखो बरसात का जो प्रभाव उस पर अधिक है और कीचड़ बन सकता है, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग होता है। ठीक है, अब मान लो कोई प्राकृतिक ग्राउंड है, ठीक है, मान लो ये आपका एक ग्राउंड है, ठीक है, प्राकृतिक है तो मिट्टी का होगा। ठीक है, जब मिट्टी का ग्राउंड है तो बारिश होगी, यहाँ पे कीचड़ बन जाएगा। कीचड़ बनने के बाद इसमें जो कीड़े हैं फिर वो पनपेंगे। उसके बाद जो है इसमें कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करना पड़ेगा, जो कीचड़ जो भी जो बीमारी वगैरह ना हो। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा खर्चा आता है। और कृत्रिम में क्या, देखो अधिक समय के लिए, कृत्रिम एक ग्राउंड होता है। ठीक है, कृत्रिम मान लो ग्राउंड बन गया, ठीक है, तो इसमें ये अधिक समय तक के लिए चलेगा। और इसमें देखो रख रखाव की लागत भी कम आती है, एक बार बना दो फिर बने रहता है। और जल निकासी इसमें सरल सरल होती है। ठीक है, और पानी की जरूरत बहुत कम होती है और इसका उपयोग जो है लगातार कर सकते हैं, विपरीत प्रभाव। ठीक है, देखो इसका उपयोग हम लगातार कर सकते हैं, विपरीत प्रभाव नहीं पड़ते। ठीक है, इसका उपयोग हम हमेशा कर सकते हैं। ठीक है, इसका प्रभाव नहीं पड़ते। और कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ये जो कृत्रिम होती है ये तो रेडीमेड, यानी कि जो देखो कृत्रिम का मतलब ये जो मानव बनाता है ना खुद से ग्राउंड, रेडीमेड ग्राउंड जो होता है ना उसको हम कृत्रिम कहते हैं। तो इसमें मानव खुद से बनाता है ग्राउंड। ठीक है, वो प्राकृतिक नहीं होता। तो उसमें जब बारिश होगी तो कीचड़ भी नहीं होगा। अब कीचड़ नहीं होगा तो कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये था हमारा प्राकृतिक और कृत्रिम सतह। ठीक है, तो आपको बिल्कुल ध्यान से रखना है, इसमें से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि प्राकृतिक और कृत्रिम सतह में अंतर क्या है। ठीक है, अब समझते हैं पहनने योग्य उपकरण। अब जो खिलाड़ी है वो क्या क्या उपकरण पहनते हैं। ठीक है, देखो पहनने योग्य उपकरण को 3 भागों में बांटा गया। पहला पोशाक, दूसरा रक्षात्मक और तीसरा तकनीक। पोशाक में आपका आ जाएगा जो भी कपड़े जो आम पहनते हैं खिलाड़ी। ठीक है, रक्षात्मक में आपका जो सेफ्टी के लिए पहनते हैं, और जो तकनीक है जो टेक्नोलॉजी है जिसका प्रयोग करके जो खेल को खेला जाता है। पहला पोशाक में हमारे जूते पहनते हैं, दूसरा हमारा ली स्टार्ड। ठीक है, दूसरा हमारा है ली अटार्ड, तीसरा हमारा है कैप या टोपी, चौथा है टी शर्ट, पांचवा जो हमारा ट्रैक पैंट्स, और छठा जो हमारा कलाई का पट्टा, और सातवां हमारा माथे का पट्टा, ये पहनते हैं। और रक्षात्मक में क्या है, आपको याद रखना है कि आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि पहनने योग्य उपकरण क्या है, तो आपको पूरा डीप बताना पड़ेगा, ऐसे टेबल बना करके आपको पूरा ऐसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा तीनों भाग को। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और रक्षात्मक यानी जो सेफ्टी के लिए अपनाए जाते हैं। ठीक है, हेलमेट इसलिए होते हैं कि मान लो खेल के दौरान कुछ खिलाड़ी को चोट न लग जाए, एक तरह सेफ्टी करने के लिए। ठीक है, तो सेफ्टी के लिए जो उपकरण होते हैं, ठीक है, दस्ताने ये भी सेफ्टी के लिए, माउथ गार्ड या रक्षक ये भी, पिंडली रक्षक ये भी, कोहनी रक्षक ये भी, और छाती गार्ड ये भी। ठीक है, अब समझते हैं तकनीक। इसके मतलब क्या तकनीक है जिससे खेल को आरंभ किया जाता है, किससे खेल को शुरुआत किया जाता है, वो सब समझते हैं। देखो स्मार्ट घड़ी से क्या होता है, खेल का आरंभ होता है। धड़कन ट्रैकर इससे होता है, कैलोरी ट्रैकर और क्रिया ट्रैकर। ठीक है, तो ये हमारा तकनीकी उपकरण हो गए। ठीक है, तकनीकी उपकरण। अब देखो प्रदर्शन बढ़ोतरी, चोटों से बचाव इत्यादि के लिए सही उपकरण खेल के अनुसार चयन करना आवश्यक। ठीक है, यदि हमें अपने प्रदर्शन में बढ़ोतरी करनी है, ठीक है, मतलब यदि आप हमें अपना प्रदर्शन स्तर बढ़ाना है तो चोटों से बचाव के लिए इत्यादि, देखो चोटों से बचाव इत्यादि के लिए सही उपकरण, हमें सही उपकरण खेल के अनुसार चयन करना आवश्यक है। ठीक है, और शूटिंग के जूतों में क्रिकेट खेलना मुश्किल व जोखिम भरा होगा। ठीक है, हमें देखो हमें जो है ना, देखो इसमें क्या बता रहा है, देखो शूटिंग के जूतों में क्रिकेट खेलना मुश्किल व जोखिम भरा होगा। ठीक है, यदि हम शूटिंग के जूतों में क्रिकेट खेलेंगे तो वो खेलना मुश्किल व जोखिम भरा होगा। ठीक है, मतलब आप समझो कि यदि मान लो कोई व्यक्ति है वो शूटिंग के जूतों में क्रिकेट खेल रहा है तो उसके लिए वो मुश्किल व जोखिम भरा होगा। ठीक है, समय के बदलाव के साथ खेल वैज्ञानिकों ने माना कि हर खेल के लिए अलग पोशाक व अलग पहनने योग्य उपकरण होने चाहिए। इसलिए देखो जो वैज्ञानिक है उन्होंने माना कि हर खेल की पोशाक व अलग पहनने योग्य उपकरण अलग होने चाहिए। ठीक है, मतलब जो भी खेल है उसके अनुसार उसके पोशाक व अलग पहनने योग्य उपकरण होने चाहिए। इसलिए एथलीट्स व क्रिकेट के जूतों में कील, देखो जो इसलिए जो एथलीट्स होते हैं वह क्रिकेट के जो जूते उसमें कील होते हैं, बैडमिंटन के जूतों में कम घर्षण होता है। मतलब जो खेल है उसके अनुसार जो उपकरण वो दिए जाते हैं ताकि व्यक्ति को चोट ना लगे, खिलाड़ी को चोट ना लगे। ठीक है,
जिम्नास्टिक, स्विमिंग की पोशाक कसी हुई वह बास्केटबॉल पोशाक ढीली होती है। कपड़ों के धागों में भी समय के साथ बदलाव आए हैं, जिससे खिलाड़ी धूप व पसीने में भी आरामदायक महसूस करते हैं। बांस, सूती, नायलॉन से लेकर आज हम पॉलिस्टर, टेंसल, ड्राइवर आदि तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो ये सब जो मैंने आपको पूरा बताया, इसमें बस बेसिकली ये बताया गया कि जो उपकरण है वो जो खिलाड़ी है उसको बचाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, और उपकरण जो है वो खेल के अनुसार निश्चित होते हैं, मतलब किस प्रकार का खेल है तो उस प्रकार से उसमें उपकरण लगते हैं। ठीक है, अब समझो, देखो तकनीक के क्षेत्रों में भी कैलोरी, क्रिया, रक्तचाप की स्मार्ट घड़ियां बाजार में उपलब्ध है। ठीक है, बाजार में आप जाओगे तो आपको बहुत सारी जो घड़ियां वो मिल जाएगी। उसी प्रकार खेलों में प्रदर्शन व मुकाबले बढ़ने के साथ रक्षात्मक उपकरणों में भी बदलाव देखे गए। ठीक है, उसी प्रकार जो खेल है उसमें प्रदर्शन व मुकाबले बढ़ने के साथ जो रक्षात्मक उपकरण है उसमें भी बदलाव देखेंगे, क्योंकि आपको पता है समय धीरे धीरे बदल रहा है। उसके साथ साथ जो है जो खेल में प्रदर्शन के जो मुकाबले के साथ जो रक्षात्मक उपकरण है उसमें बदलाव आ रहे हैं। देखो ये हेलमेट वगैरह का चित्र, ये इस प्रकार जो खेल में जो हेलमेट प्रयोग किया जाता है उसका चित्र ये। ठीक है, अब हम समझते हैं खेल उपकरण। आपने तो समझ लिया पहले, इससे पहले मैंने आपको बताया खेल सतह के बारे में, जो उपकरण वगैरह, उससे पहले जो मैं बताया आपको पोशाक है, किस प्रकार से रक्षा किया जाता है खेल में। ठीक है, वो सब आपको मैं बताया, किस प्रकार से खिलाड़ी, किस प्रकार से उनको कपड़े पहनने चाहिए, किस प्रकार से उनके उपकरण लगते हैं, वो सब बताया। अब समझते हैं जो खेल उपकरण है, इसको जो अगला आता है हमारा खेल उपस्कर। देखो पहला हमारा खेल उपस्कर, दूसरा है हमारा प्रशिक्षण उपस्कर, और तीसरा खिलाड़ी उपस्कर। खेल उपस्कर में आता है हमारा गेंद, ये हमारा उपकरण है। ठीक है, गोल पोस्ट, विकेट, रैकेट, बैट, मैट, जाल और रस्सा, ट्रेडमिल, डंबल, चिन्ह, अब बार, और खिलाड़ी जो है हमारा खिलाड़ी उपस्कर में आता है हमारे जूते, हेलमेट, दस्ताने, कोहनी, छाती रक्षक और घुटना रक्षक। ठीक है, तो आपको ये कुछ याद रखना है, जो पॉइंट है आपको याद रखना है। ठीक है, किस प्रकार से खिलाड़ियों में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आपका चैप्टर ही शारीरिक शिक्षा के ऊपर डिपेंड है, पूरा जो शारीरिक शिक्षा है उसके बारे में बताना है। अब देखो खेलों की जरूरत अनुसार खेलों में भाग लेने के लिए जो उपस्कर, यंत्र, परिधान, पोशाक, सामान इत्यादि उपयोग में लाए जाते हैं खेल उपकरण कहलाते हैं। देखो आपसे यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि खेल उपकरण क्या है, तो आपको बताना है कि खेलों की जरूरत अनुसार खेल में भाग लिए गए जो उपकरण, मान लो कोई खेल है, मान लो एक हमारा खेल ए है, एक हमारा खेल बी है। ए में हमारा क्रिकेट, बी में हमारा वॉलीबॉल। तो जो खेल है उसके अनुसार जो भी उपकरण में लिए जाते हैं, जो भी आवश्यकता होती है, जो भी हमें कपड़े चाहिए, जो भी इक्विपमेंट्स, जो भी उपकरण चाहिए, जो भी चीज चाहिए, उसको हम कहते हैं खेल उपकरण। ठीक है, जो खेल के रिलेटेड जो भी उपकरण होता है उसको हम खेल उपकरण कहते हैं। दर्शक, नवाचार, प्रतिस्पर्धा, प्रदर्शन, रक्षात्मक जरूरतें, मनोरंजन, प्रसारण, तकनीक इत्यादि के कारण भी खेल उपकरण समय के साथ विकसित हुए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखो खेल तकनीक, जो खेल की तकनीक है वो क्या है, देखो तो विश्व 6G तकनीक की तरफ बढ़ रहा है। देखो आप जानते हो कि जो विश्व है, जो भारत, जो देश है, जो पूरा विश्व है, वो लगातार एक तरह से प्रगति की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, विश्व जो है वो 6G तकनीक की ओर बढ़ रहा है। आप सबको पता है कि जो विश्व है वो लगातार प्रगति की ओर बढ़ रहा है। इसी प्रकार खेल में भी नई तकनीकों के विकास से अछूते नहीं है, मतलब कि जो विश्व है वो भी आगे बढ़ रहा है, तो उसी प्रकार जो खेल है उसमें भी विकास लगातार जारी है। ठीक है, तो देखो खेल में प्रदर्शन, प्रतिस्पर्धा, दर्शक, कला, उपकरण, प्रसारण, व्यापार, धन, सम्मान, रोमांच, मनोरंजन, स्वास्थ्य, चहुमुखी विकास शामिल हो रही है। ठीक है, तकनीकों में नवीनता आने से सही निर्णय, देखो अगर तकनीकों में नवीनता आएगी, जो उसमें नए नए उपकरण आएंगे, तो उससे सही निर्णय, प्रदर्शन में बढ़ोतरी, यदि हम बढ़िया उपकरण लगाएंगे, बढ़िया इक्विपमेंट्स लगाएंगे, तो प्रदर्शन जो स्तर है उसमें भी हमें बढ़ोतरी मिलेगी। में विरोधी खिलाड़ी का मूल्यांकन भी सही प्रकार से हो पाता है, रणनीति बनाने में सहायक होती है, उपकरणों का नवाचार, डोपिंग जांच, दिव्यांग खिलाड़ियों की सहायता व प्रसारण अधिक सुलभ व सुचारू रूप से बढ़ रहे हैं। यदि आप अच्छे खेल उपकरण रहेंगे, नए नए विकास होगा, तो सबको लाभ इसका पहुंचेगा। तकनीक नवाचार को कुछ झलक इस प्रकार है, पहला कृत्रिम बुद्धिता, दूसरा स्मार्ट बेल्स क्रिकेट, तीसरा हॉक आई, चौथा हमारा कैमरा गतिविधियों से में नवीनता, पांचवा ड्रोन कैमरा, आजकल ड्रोन कैमरा आ गए हैं, जो भी हम देखते हैं क्रिकेट, आप टीवी में अपना क्रिकेट या मैच देखते होंगे, तो जो ऊपर से सीन लिया जाता है उसको हम ड्रोन कैमरा से सीन लिया जाता है। ठीक है, फोटो फिनिश कैमरा आ गया, जीपी ट्रैकर आ गया, ऑटोमेट्रिक टाइपिंग आ गया। ठीक है,
अब समझते हैं शारीरिक शिक्षा में कैरियर विकल्प। जो हमारा शारीरिक शिक्षा है उसमें कैरियर विकल्प क्या है, ठीक है। जैसा कि आपके चैप्टर का नाम ही है कि शारीरिक शिक्षा में बदलती प्रवृत्तियां और कैरियर विकल्प, ठीक है। तो जो शारीरिक शिक्षा है उसमें जो 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 बदलती प्रवृत्तियां हैं, ठीक है। अब आपने समझ लिया प्रवृत्ति वगैरह में, उपकरण वगैरह ये सब था हमारा प्रवृत्तियों में, ठीक है। अब इसमें विकल्प, कैरियर विकल्प में समझते हो आप। देखो इसका मतलब ये होता है, कैरियर का मतलब समझते हो कि जो व्यक्ति होता है वो आगे चल के, मान लो आप अभी 12th क्लास में होगे, ठीक है। तो आप पढ़ाई कर रहे हो, फिर आप डॉक्टर बनोगे, कोई टीचर बनेगा, कोई कुछ भी बन सकता है अपनी अपनी इच्छा के अनुसार, ठीक है। तो शारीरिक शिक्षा, जो शारीरिक शिक्षा इतना बड़ा जो सब्जेक्ट है, इसमें कैरियर विकल्प, क्या इसमें भी कैरियर का ऑप्शन है? तो बिल्कुल है। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसके ऑप्शन क्या क्या है। तो देखिए, हालांकि सभी पेशों, आपने देखा सभी पेशे हैं, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, बहुत सारे पेशे हैं, ठीक है। कैरियर हमारे स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा का उपभाग पर निर्भर है। सभी चीजों का जो डिपेंड है वो शारीरिक शिक्षा के ऊपर है। जब व्यक्ति शिक्षित ही नहीं होगा, स्वस्थ ही नहीं होगा, तो वो किसी प्रकार से काम कैसे कर सकता है, ठीक है। फिर भी बहुत सारे करियर विकल्प, अध्यापन, आप अध्यापन भी है इसमें, ठीक है। कोच, खिलाड़ी, ऑफिशियल, रेफरी, अंपायर, प्रबंधक, तकनीक, वैज्ञानिक, उपकरण, तकनीक, फिटनेस, सुयोग्यता इत्यादि प्रत्यक्ष तौर पर, अप्रत्यक्ष तौर पर सह ऊर्जा के रूप में फिजियोथेरेपी, डिफेंस, मोडिशन इत्यादि प्रभावित होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ खेल कोटे से मिनिस्ट्रियल, नॉन मिनिस्ट्रियल स्टाफ में भी भर्तियों का प्रावधान है। उनके साथ अनेक स्टार्टअप पेशे भी शारीरिक शिक्षा से जुड़ते जा रहे हैं, ठीक है। मतलब शारीरिक शिक्षा बहुत ही बड़ा फील्ड है, इसमें बहुत सारे करियर विकल्प होते हैं, ठीक है। आधुनिक युग में लीग, खेल प्रशिक्षक, सहयोगी, खिलाड़ी, प्रबंधक व दूसरे देशों की टीमों को प्रशिक्षण शामिल है। उदाहरण के तौर पर ईरान की जो महिला है कबड्डी टीम, जिसने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है, उनके प्रशिक्षक के रूप में एक भारतीय कोच ने सेवाएं दी है, ठीक है। अब हम समझते हैं क्या क्या हमारे कैरियर विकल्प है। मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। देखो, पहला हम अनुदेशक बन सकते हैं, दूसरा अध्यापक बन सकते हैं। आपके जो स्कूल, मान लो आप अभी 12th में पढ़ रहे हो, ठीक है, 12th क्लास में जो आपके टीचर होंगे फिजिकल एजुकेशन के, तो वो भी तो कोर्स करके आए होंगे, तो हम फिजिकल एजुकेशन का टीचर भी बन सकते हैं, ठीक है। प्रवक्ता बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, ठीक है। इसमें हम प्रवक्ता तो बन सकते हैं, ठीक है, और हम प्रोफेसर या शोधार्थी बन सकते हैं, ठीक है, शोधार्थी बन सकते हैं। डायरेक्टर बन सकते हैं, सुपरवाइजर बन सकते हैं, प्रशिक्षक कोच बन सकते हैं, खेल वैज्ञानिक बन सकते हैं, ठीक है। मैदान कर्मचारी बन सकते हैं, मान लो मैदान में जो कर्मचारी वगैरह होते हैं वो बन सकते हैं। और हम इसमें प्रतिभा कोच बन सकते हैं, और मनोवैज्ञानिक खेल कोच बन सकते हैं, और हम फिटनेस प्रशिक्षक बन सकते हैं, सुयोग्यता प्रशिक्षक बन सकते हैं, योग गुरु बन सकते हैं, ठीक है। यदि शारीरिक शिक्षा बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके अंदर आप बहुत योग का भी गुरु बन सकते हो, हर एक चीज का आप बन सकते हो, ठीक है। भार नियंत्रण प्रशिक्षक बन सकते हैं, एरोबिक्स कोच बन सकते हैं, खिलाड़ी, आप शारीरिक शिक्षा के अंदर एक खिलाड़ी बन सकते हैं, आप क्रिकेट खेल सकते हैं, कोई भी आप खिलाड़ी बन सकते हैं, ठीक है। रेफरी बन सकते हैं, अंपायर बन सकते हैं, खेल जज बन सकते हैं, प्रशिक्षण सहयोगी बन सकते हैं, विवरण प्रसारक बन सकते हैं, पत्रकार बन सकते हैं, लेखक बन सकते हैं, स्कोर वाला बन सकते हैं, ठीक है। और उपकरण रूपारकर तकनीक हेड बन सकते हैं, तकनीक सहायक बन सकते हैं, जैव यांत्रिकी विश्लेषक बन सकते हैं, ठीक है। आप जैव यांत्रिकी विश्लेषक बन सकते हैं, और खेल प्रयोगशाला स्टाफ बन सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा बहुत सारे कैरियर विकल्प हमारे शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं, ये सब आप बन सकते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं खेलो भारत कार्यक्रम या फिर खेलो इंडिया प्रोग्राम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसलिए आप बिल्कुल इसको ध्यान से देखें। इस प्रकार का जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो देखो, यह राष्ट्रीय स्तर की योजना है, ठीक है। जो ये हमारा खेलो भारत कार्यक्रम है या फिर हमारा जो खेलो इंडिया प्रोग्राम है, ये किसी एक राज्य की या किसी एक विशेष क्षेत्र की नहीं है, पूरे राष्ट्र की एक योजना है। यह भारत सरकार द्वारा साधारण जन की प्रतिभा का मंच है। मतलब जो साधारण जन है उनकी प्रतिभा को निखारने का एक मंच जो है वो भारत सरकार प्रस्तुत कर रही है, जो खेलों में अधिक भागीदारी व उत्कृष्टता में बढ़ोतरी के साथ देश में खेलों की संस्कृति का विकास करने का प्लेटफॉर्म है। ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई भी व्यक्ति आकर के अपना खेल का प्रदर्शन दे सकता है, और वो भारत के लिए कुछ भी कर सकता है, और वो बहुत ही देश के लिए नाम कमा सकता है, ठीक है, अपना प्रदर्शन इस तरह दिखा सकता है। ये 2018 में आरंभ हुआ। देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। ये कब आरंभ हुआ? 2018 में आरंभ हुआ। इसकी शुरुआत 2018 में दिल्ली से हुई।
इन खेलों का प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स इत्यादि नेशनल चैनलों पर किया जाता है। खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं व उपकरण मुहैया कराए जाते हैं। ठीक है, इसमें देखो सरकार का मेन यही है, सरकार का जो मेन मकसद या जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि जो भी मान लो खिलाड़ी है जो खेलना चाहता है उनके लिए सरकार एक मंच प्रस्तुत कराती है कि आप यहाँ पे आकर के अपना प्रदर्शन स्तर दे सकते हो, और प्रदर्शन करने के बाद यदि आप अच्छा प्रदर्शन करते हो तो आपको इनाम वगैरह मिलेगा। मतलब एक मंच है, यहाँ पे खिलाड़ी अपना प्रदर्शन स्तर दिखा सकते हैं। ठीक है, नाम में बदलाव, इसके पहले देखो, पहले इसका नाम खेलो भारत कार्यक्रम था, लेकिन बाद में इसका नाम बदल के खेलो इंडिया प्रोग्राम कर दिया। देखो, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स के नाम से जाने लगे। अब जो खेलो इंडिया स्कूल गेम्स थे अब वो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के नाम से जाने लगे। ठीक है, जो पहले हमारा खेलो इंडिया स्कूल गेम्स था उसको हम खेलो इंडिया यूथ गेम्स के नाम से भी जाने लगे। ठीक है, अब देखो वर्ग क्या क्या, देखो इसमें जो ये हमारा कार्यक्रम है खेलो इंडिया प्रोग्राम। ठीक है, तो ये हमारा कार्यक्रम है खेलो इंडिया प्रोग्राम। ठीक है, तो इसमें जो वर्ग यानी किस वर्ग के जो बच्चे, किस उम्र के जो बच्चे इसमें आ सकते हैं, तो इसमें अंडर 17 वर्ग व अंडर 21 वर्ग के विद्यार्थी खिलाड़ी भाग लेते हैं। 2020 में शुरुआत हुए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेलों में 17 से 25 वर्ष की आयु की विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। ठीक है, और छात्रवृत्ति क्या है देखो, तो प्राथमिक खेल व चयनित खेलों को अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा की तैयारी के लिए 8 वर्ष तक 5 लाख प्रति वर्ष मिलते हैं। ठीक है, अब समझते हैं संस्करण यानी संस्करण पद खेल। ठीक है, अब क्या क्या इसमें संस्करण में, प्रथम संस्करण कब हुआ, तो यह संस्करण 31 जनवरी से 8 फरवरी 2018 तक दिल्ली में आयोजित हुए, जहां 16 खेल प्रतिस्पर्धा हुई। क्रमशः हरियाणा, महाराष्ट्र व दिल्ली 38, 36, 25 स्वर्ण के साथ विजयी रहे। ठीक है, अब हमारा आता है दूसरा संस्करण, ये कब हुआ, तो पुणे में आयोजित इस संस्करण में महाराष्ट्र, हरियाणा व दिल्ली 85, 62 और 48 स्वर्ण पदक के साथ विजयी रहे। यह खेल त्योहारों 9 जनवरी 2019 से 20 जनवरी 2019 तक आयोजित हुए। तीसरा संस्करण कब हुआ हमारा, तो 10 जनवरी 2020 से 22 जनवरी 2020 तक गुवाहाटी यानी असम में आयोजित 20 खेल स्पर्धों के अंतर्गत महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली 78, 68, 39 स्वर्ण के साथ विजयी रहे। चौथा संस्करण हमारा कब हुआ, तो चौथा संस्करण जो 4 जून से 13 जून 2022 में हरियाणा में आयोजित होना है। ठीक है, इसमें 4 विदेशी स्वदेशी खेल मटका, मलम्भम, ठीक है, हमारा मटका, मलखंभ, थांग था, कलारी पट्टू पहली बार सम्मिलित हुए। ठीक है, आपको समझते हुए चलना जो संस्करण क्या किस प्रकार से खेल हुए वो आपको समझते हुए चलना है। क्रम से हरियाणा, महाराष्ट्र एवं कीटनाशक 52, 45, 22 स्वर्ण पदक के साथ विजयी रहे। ठीक है, आता है हमारा अगला खेलो इंडिया शीतकालीन खेल। शीतकालीन का मतलब जो ये होता है जो ठंडी के समय में, जो ठंड का जो समय होता है उस समय जो खेला जाता है उसको हम शीतकालीन खेल कहते हैं। ठीक है, तो देखो खेलो इंडिया शीतकालीन खेल लेह व गुलमर्ग में आयोजित हुए। ठीक है, 17 खेल स्पर्धा शामिल हुए एवं जम्मू एवं कश्मीर विजेता रहे। ठीक है, अब हम समझते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेल, ये क्या है देखो, तो भुवनेश्वर यानी उड़ीसा में आयोजित हुए 17 खेल स्पर्धाओं में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ प्रथम, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी पुणे द्वितीय एवं पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला तृतीय रहे। दूसरे यूनिवर्सिटी खेलों में जैन विश्वविद्यालय प्रथम, पंजाब विश्वविद्यालय द्वितीय व लवली प्रोफेशनल विश्वविद्यालय तृतीय रहा। ये बेंगलोर में आयोजित हुए थे। ठीक है, ये जो थे हमारे बेंगलोर में आयोजित हुए थे। ठीक है, अब समझते हैं मिशन क्या है इसमें देखो, तो इसका जो खेलो इंडिया कार्यक्रम इसका मिशन क्या है, वो सभी आयु वर्ग में खेलों की बढ़ोतरी बिना किसी लिंग भेदभाव के। ठीक है, जो सरकार है, जो भारत सरकार है हमारी, वो चाहती है कि सभी आयु वर्ग के जो खेल हैं उसमें बिना किसी भेदभाव के सभी को मौका मिले, सभी अपना प्रदर्शन स्तर दिखा सके। ठीक है, अब देखो युवाओं व बच्चों का सर्वांगीण विकास, सरकार का यह भी कहना है कि युवा जो है हमारे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। ठीक है, हमारा अगला है लिंग समानता। लिंग में समानता, किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव ना हो। ठीक है, चाहे वो कोई भी लिंग, कोई स्त्री पुरुष कोई भी हो,
सभी को समान अवसर मिले, सभी को खेलने का मौका मिले। अगला जो हमारा है मिशन वो है स्वस्थ जीवन शैली। यदि जो व्यक्ति है, जो खिलाड़ी है, वो खेल खेलेगा तो उसकी जीवन शैली भी स्वस्थ रहेगी। ठीक है। अगला हमारा आता है खेलों द्वारा राष्ट्रीय गौरव व आर्थिक अवसर विकसित करना। यदि व्यक्ति खिलाड़ी खेल खेलेगा तो राष्ट्रीय जो गौरव है और आर्थिक अवसर वो विकसित हो सकेगा। अगला हमारा आता है खेल एकेडमी को बढ़ावा एवं सहायता, कम से कम दिव्यांग अकादमी हो। ठीक है, कम से कम दिव्यांग अकादमी हो। ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या क्या वो समझते हैं। तो पहला उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो। दूसरा, खेल उत्कृष्टता में बढ़ोतरी हो। अब सम्मिलित की गई स्कीम, क्या क्या स्कीम इसके अंदर जो सम्मिलित की गई यानी ऐड की गई वो समझते हैं। पहला हमारा है राजीव गांधी खेल अभियान, ये इसके अंदर जुड़ा गया। दूसरा हमारा जो है शहरी आधारित संरचना स्कीम, ये इसके अंदर जोड़ा गया। और तीसरा जो हमारा है राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज, ये इसके अंदर जोड़ा गया। ठीक है, ये तीन जो स्कीम है इसके अंदर जोड़े गए। पहला हमारा क्या था, राजीव गांधी खेल अभियान। दूसरा हमारा शहरी आधारित संरचना स्कीम। और तीसरा जो हमारा राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धा खोज। तो ये था हमारा क्लास 11th का फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर फर्स्ट। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।